हमने पिछले लेक्चर पे परासरण दाब को पढ़ा था। हमने परासरण दाब को पढ़ा और परासरण के सूत्र को भी निगमित किया, उसे तैयार किया। अगर मैं इस आर्टिकल पर चेक करता हूं, आज के आर्टिकल पे चेक करता हूं, तो मुझे परासरण दाब से रिलेटेड कुछ घटनाओं को पढ़ना चाहिए। तो परासरण दाब की कुछ घटनाओं को पढ़ने से पहले मैं एक बार रिवाइज कराना देना चाहता हूं कि मैंने इसके पिछले लेक्चर पे क्या पढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने सबसे पहले परासरण दाब के फॉर्मूले को पढ़ा। P, परासरण दाब को आप P से लिख सकते हो। आप P से ना लिखना चाहो तो परासरण दाब को एक और सिंबल से लिखा जा सकता है, पाई से। और परासरण दाब का फॉर्मूला होता था CST। अगर परासरण दाब का फॉर्मूला CST होता है, जिसमें से P या जो पाई होता है वो परासरण दाब है। C विलयन की मोलर सांद्रता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो C है वो विलयन की मोलर सांद्रता होती है। C विलयन की मोलर सांद्रता, विलयन की मोलर सांद्रता, या मोलर सांद्रता को आप एक और नाम से जानते हो, मोलरता। अगर S देखा जाए तो S विलयन स्थिरांक होता है। अगर T की बात करते हैं तो T है परासरण क्रिया के दौरान विलयन द्वारा ग्रहण किया गया ताप, या विलयन का ताप है वो। तो मैंने परासरण दाब से रिलेटेड कुछ घटनाओं को पढ़ा था। अब आगे अगर हम बात करते हैं आज, तो हमें दो घटनाएं और पढ़नी है। एक, समपरासरी विलयन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं। और दूसरा मुझे पढ़ना है कि अतिपरासरी और अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो मैं स्टार्ट करूं अगर, तो मुझे सबसे पहले पढ़ना है समपरासरी विलयन क्या होते हैं। आप इसको देखिएगा आसानी से, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि समपरासरी विलयन क्या होते हैं। समपरासरी विलयन, आखिर हम समपरासरी विलयन किसको कहें? तो बेटा समपरासरी विलयन कोई एक विलयन नहीं, बल्कि समपरासरी विलयन दो अलग अलग प्रकार के विलयन हैं। और कैसे विलयन है कि ऐसा मान लेते हैं सबसे पहले, फिर इसको डिफाइन करेंगे चल के। मैंने माना कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है A, या पहला जो विलयन है उसका नाम A है, और मैंने जो दूसरा सॉल्यूशन ले रखा है उसका नाम है विलयन B। अब विलयन A और विलयन B को मैं क्या करता हूं, मैंने विलयन A का जितना भी ताप रखा है, मैंने उतना ही टेम्परेचर विलयन B के लिए भी रखा है। अर्थात अगर मैंने विलयन A का ताप T1 ले रखा है और विलयन B का ताप T2 है, इस कंडीशन में एक चीज फिक्स है कि T1 का मान T2 के बराबर है। फिर मैं एक बार दोबारा से ले लेता हूं कि अगर मैंने दो अलग अलग विलयनों को ले रखा है और उन दोनों विलयनों के ताप को आपस में कैसा कर दिया है, बराबर कर दिया है। उन दोनों विलयन की सांद्रताओं को C1, दूसरे वाले विलयन की सांद्रता को मैं कैसे लिखता हूं, C2। मैंने दोनों विलयनों की सांद्रताओं को भी फिक्स कर रखा है, आपस में इक्वल कर रखा है। अर्थात C1 इज इक्वल टू C2, मतलब मेरे पास दो सॉल्यूशन जिनके ताप भी आपस में समान है और दोनों विलयनों की समान सांद्रताएं भी आपस में समान है। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर सेम था, सांद्रताएं सेम थी। मैंने इस विलयन का भी अलग से परासरण दाब निकाला, मैंने उस विलयन का भी परासरण दाब अलग से निकाला। अगर मुझे दोनों विलयनों के परासरण दाब भी बराबर मिल जाते हैं, अर्थात अगर पहले वाले विलयन का परासरण दाब पाई1 और दूसरे वाले विलयन का परासरण दाब पाई2 आपस में इक्वल मिलते हैं, आपस में बराबर मिल जाते हैं, तो मैं इन दोनों विलयनों को कहूंगा कि ये दोनों विलयन एक दूसरे के समपरासरी हैं, या ये दोनों विलयन समपरासरी विलयन हैं। मैं दोबारा से इस कंडीशन को रिपीट कर देता हूं, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यदि मेरे पास दो सॉल्यूशन हैं और उन दोनों सॉल्यूशन के टेम्परेचर आपस में बराबर है, ताप आपस में बराबर है, दोनों विलयनों की सांद्रताएं आपस में बराबर है, और ताप के बराबर और सांद्रता के आपस में बराबर होने पर मैंने दोनों विलयनों के लिए परासरण दाब के मान की गणना की।
अगर दोनों विलयनों के लिए परासरण दाब के मान भी समान आ जाते हैं, मैं कहूंगा दोनों विलयन कैसे हैं, समपरासरी विलयन है। अब मैं अगर इसको डिफाइन करूं, परिभाषित कर दूं मैं अगर इस चीज को, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि यदि किन्हीं दो विलयनों के समान ताप और समान सांद्रताओं पर, यदि किन्हीं दो विलयनों के समान ताप पर और समान सांद्रताओं पर परासरण दाब भी समान होते हैं, ऐसे विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कब होते हैं? जब आप टेम्परेचर को इक्वल कर देते हो, सांद्रताओं को बराबर कर देते हो और ऐसी सिचुएशन पे परासरण दाब भी समान आ जाते हैं, ऐसे विलयन कहलाते हैं समपरासरी विलयन। एक और खास इसमें से है कि समपरासरी विलयन में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि अगर मेरे पास कोई एक बड़ा सा पात्र है, उनमें से मैंने दो सॉल्यूशन को भर रखा है एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू डिवाइड करते हुए, मैंने इन दोनों के बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को लगा दिया है, एक और मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन ए भर दिया है और मैंने दूसरी ओर विलयन कौन सा भर दिया है? बी। अगर विलयन ए और विलयन बी दोनों समपरासरी हैं, तो विलयन ए और विलयन बी को, दोनों समपरासरी विलयनों को अगर किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन पर विलयन में से कौन से विलयन का कण किस विलयन की ओर गति करेगा? क्योंकि मैंने समझ चुका हूं, इसके पहले भी हमने एक आर्टिकल पढ़ा है परासरण दाब, और परासरण दाब में जब आप दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करते थे, किसी एक सॉल्यूशन का पार्टिकल किसी दूसरे सॉल्यूशन में जाना प्रारंभ कर देता था। लेकिन अब आ जाता है कि अगर हम किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू दो समपरासरी विलयनों को एक दूसरे से पृथक करें, तो अब इस सिचुएशन में किस विलयन का पार्टिकल अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए दूसरी ओर जाने वाला है? क्योंकि ध्यान रखने बात योग्य यह है कि अगर दोनों विलयन समपरासरी हैं, तो विलयन ए का पार्टिकल ना तो बी की ओर जाएगा और विलयन बी का पार्टिकल ना तो ए की ओर जाएगा। समपरासरी विलयनों के लिए यह कंडीशन होती है कि विलयन का कण किसी भी दिशा में अभिगमन करने वाला नहीं है। देखो एक चीज और सबसे बड़ी चीज है, अगर हम ऐसा समझें कि क्यों आखिर विलयन का पार्टिकल गति नहीं करता है, तो मैंने आपको बताया था इसके पहले भी आर्टिकल पे कि हमेशा वही पार्टिकल मूवमेंट करके दूसरी ओर जा पाता है जिसकी सांद्रता कम है। अब क्योंकि समपरासरी विलयन है, दोनों की सांद्रताएं सेम होंगी, तो अगर पार्टिकल अभिगमन करता है तो दोनों करेंगे, और यह फिर पार्टिकल अभिगमन नहीं करता है तो दोनों करने वाले नहीं है। क्योंकि सांद्रताएं सेम है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू पृथक करने पर मैंने देखा ना तो ए का पार्टिकल बी की ओर गति पर कर पा रहा है और ना बी का पार्टिकल ए की ओर गति पर कर पा रहा है। इससे मैं एक और डिफिनेशन बना सकता हूं, अगर मैं चेक करूं तो, कि समपरासरी विलयन क्या होते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं इस चीज की, कि समपरासरी विलयन वे विलयन होते हैं जिन्हें यदि किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो किसी भी विलयन का कण किसी दूसरी दिशा में गति करने वाला नहीं, या किसी भी विलयन का कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर गति नहीं करता है, दूसरी ओर नहीं जाता है। तो मैं समपरासरी विलयन को देखता हूं तो मैंने दो मामले में देखा, एक समपरासरी विलयन के लिए एक विशेष कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, और दूसरा समपरासरी विलयन होते क्या है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि समपरासरी विलयन किसको कहते हैं। फिर मैं दूसरी चीज क्या चेक करता हूं कि क्या अगर समपरासरी विलयन को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलयन के कणों का अभिगमन किस दिशा में होगा। तो इसका आंसर है, यदि समपरासरी विलयनों को आप किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर देते हैं तो विलयन में उपस्थित कणों का अभिगमन किसी भी दिशा में होने वाला नहीं है। यह समपरासरी विलयन की खासियत है। देखिए मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हमेशा इस चीज को ध्यान देने वाली बात है कि विलयन के कणों का अभिगमन केवल तभी होता है जब अर्ध पारगम्य झिल्ली के अपोजिट साइड पर भरे सॉल्यूशंस में से किसी एक की सांद्रता ज्यादा होती है और किसी दूसरे विलयन की सांद्रता कैसी होती है, कम। केवल विलयन तभी कण गति करते हैं जब या तो C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा, C2 की कंसंट्रेशन कम, या तो पहले विलयन की सांद्रता ज्यादा और दूसरे विलयन की सांद्रता कम हो, तो कण अभिगमन कर सकता है, कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर सकता है। दूसरी सिचुएशन, या तो C1 कम हो और C2 ज्यादा हो, इस सिचुएशन में विलयन का कण दूसरी दिशा में गति कर सकता है। लेकिन अगर C1 और C2 आपस में इक्वल हैं
तो ऐसी सिचुएशन पे कोई भी कण या विलयन में उपस्थित कोई भी कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर नहीं जा सकता है। अब इस चीज को ध्यान रखना है कि कब विलयन का पार्टिकल किस ओर जाता है। अब मैंने ये तो पढ़ लिया कि समपराशरी विलयन में कोई भी पार्टिकल किसी दिशा में गति नहीं करता है, लेकिन मुझे अब चेक करना है एक चीज को कि अगर विलयनों की सांद्रताएं कम या ज्यादा हैं, एक विलयन की सांद्रता किसी दूसरे विलयन की सांद्रता से कम है या एक विलयन की सांद्रता किसी दूसरे विलयन की सांद्रता से अधिक है, इस सिचुएशन में क्या विलयन के कण उस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर जा पाएंगे या विलयन के कण उस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे। तो अगर यदि दो विलयनों की सांद्रताएं एक दूसरे से डिफरेंट आती हैं तो हम ऐसे विलयन को कहते हैं या तो अतिपराशरी विलयन या तो अल्पपराशरी विलयन। अगर सांद्रताएं सेम है समपराशरी विलयन, अगर सांद्रताएं डिफरेंट हैं, एक की सांद्रता ज्यादा दूसरे की कम या एक की कम दूसरे की ज्यादा, तो सांद्रताएं चेंज हो जाएंगी अगर, तो फिर आप इस बात को भी मानते हो परासरण दाब भी समान नहीं होगा, क्योंकि सांद्रता ज्यादा है परासरण दाब ज्यादा, सांद्रता कम है परासरण दाब कम। लेकिन अब पहले हम इस चीज को चेक करते हैं कि जिनकी सांद्रताएं कम या ज्यादा होती हैं ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं। तो मेरे पास ऐसे विलयन को पढ़ने के लिए अगर मैं चलता हूं तो मुझे दो टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। पहला सॉल्यूशन मिलता है अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अति पराशरी सॉल्यूशन क्या होता है इस चीज को चेक करते हैं। देखिए अति पराशरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है अगर आपके पास दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, आपके पास फिर से वही ए और बी दो सॉल्यूशन दिए गए हैं जिनमें से C1 की सांद्रता कैसी है ज्यादा और C2 की सांद्रता कैसी है कम। तो C1 की अगर सांद्रता ज्यादा है, मैं इस फॉर्मूले से पहचान सकता हूं अगर C1 की वैल्यू ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, तो उस विलयन का परासरण दाब भी कैसा होगा, अधिक होगा। फिर से दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर किसी विलयन की सांद्रता ज्यादा है तो सांद्रता की वैल्यू ज्यादा हो जाने पर उस विलयन का परासरण दाब भी कैसा होगा, अधिक होगा। तो अगर मैंने दो सॉल्यूशन लिए हैं उनमें से पहले वाले विलयन की सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि पहले वाले विलयन की सांद्रता अधिक है, ऐसे विलयन को कहा जाता है अति पराशरी विलयन। लेकिन अभी मैं समझता हूं मैंने क्योंकि दो सॉल्यूशन लिए थे, पहले वाले की सांद्रता ज्यादा थी, मैंने उसको नाम दिया अति पराशरी विलयन। लेकिन अब यह भी तो है कि अगर पहले वाले की सांद्रता ज्यादा थी तो दूसरे वाले सॉल्यूशन की सांद्रता कैसी होगी, कम। क्योंकि दूसरे वाले सॉल्यूशन की सांद्रता कम है, दूसरे वाले विलयन की सांद्रता कम है, इसका परासरण दाब भी कैसा होगा, कम होगा। और अगर उसका परासरण दाब दूसरे वाले विलयन का परासरण दाब कम है तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन। फिर मैं एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता ज्यादा है, क्योंकि सांद्रता ज्यादा है परासरण दाब भी कैसा रहने वाला है, ज्यादा। और अगर परासरण दाब ज्यादा है तो हम ऐसे विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं, अति पराशरी। लेकिन अगर किसी दूसरे विलयन के लिए सांद्रता का मान कम है या कंसंट्रेशन की वैल्यू कम है, मोलर सांद्रता कम है, तो उसका परासरण दाब भी कैसा होगा, कम। और जब परासरण दाब कम हो जाएगा तो हम ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, अल्प पराशरी विलयन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन का निर्धारण तभी हो सकता है जब आपको दो विलयन दिए जाएं। अगर कोई एक सॉल्यूशन आपको केवल दे देता है, आपको दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आप उसको ना तो अल्प पराशरी कह सकते हो ना तो अति पराशरी कह सकते हो। अल्प पराशरी और अति पराशरी विलयनों में एक प्रकार का कंपेयर है, तुलना है। और क्योंकि यह एक प्रकार का कंपेयर है, तुलना है, आपको कम से कम तुलना करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट ये सॉल्यूशन चाहिए, दो सॉल्यूशन चाहिए। तो ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी विलयन का परासरण दाब कितना भी कम आ जाए, लेकिन अगर विलयन एक दिया गया है, दूसरा विलयन नहीं दिया गया है, आप उसको अल्प पराशरी नहीं कह सकते।
आपको अल्प परासरी या अति परासरी कहने के लिए कम से कम कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, और उन 2 सॉल्यूशन में जिसका परासरण दाब ज्यादा रहेगा उसको अति परासरी कह देंगे, और उन 2 विलयन में जिसका दाब या जिसका परासरण दाब कम होगा हम उसे कह देंगे अल्प परासरी विलयन। अब अति परासरी और अल्प परासरी विलयन आसानी से आप पहचान सकते हो। मैं इसको देखो परिभाषा सुनाई भी देता हूं कि यदि किन्हीं 2 विलयनों को लेकर हम इस बात को चेक करते हैं या इस बात को देखते हैं कि किसी एक विलयन की सांद्रता अधिक है, तो उस विलयन का परासरण दाब भी अपेक्षाकृत अधिक होगा। क्योंकि दाब अपेक्षाकृत अधिक होगा, ऐसे विलयन को कहते हैं अति परासरी विलयन। परंतु यदि दूसरे विलयन की सांद्रता अपेक्षाकृत कम है तो उसका परासरण दाब भी कम होगा, और अगर परासरण दाब कम होगा तो हम ऐसे विलयन को क्या कहने वाले हैं? अल्प परासरी विलयन। तो ये दूसरे टाइप का सॉल्यूशन हो गया अल्प परासरी विलयन का। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है अति परासरी और अल्प परासरी के बीच में। बोलता है यदि मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं इस फिगर में कि ए जो है वो अति परासरी है, अति परासरी, और अगर मैं बी को मान लेता हूं यह है अल्प परासरी, अल्प परासरी। आप विलयन लिख सकते हैं इसके बाद, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के विलयन है। अति परासरी विलयन, अति परासरी और अल्प परासरी विलयन को अगर मैं चेक करता हूं तो मैं अगर दोनों पदार्थों की सांद्रता भी हमें माननी होंगी। मैं मान लेता हूं, मान क्या लेता हूं, और अति परासरी विलयन है और इसकी सांद्रता को मैं Ca से लिखता हूं और बी पदार्थ की सांद्रता को मैं Cb से लिखता हूं। क्योंकि यह अति परासरी विलयन है, इसकी सांद्रता अधिक होनी चाहिए। मैं लिख सकता हूं Ca इज ग्रेटर देन Cb, अर्थात विलयन ए की जो सांद्रता है वो विलयन बी की सांद्रता से ज्यादा है। अगर विलयन बी की सांद्रता से ज्यादा है, अगर विलयन बी की सांद्रता ज्यादा है तो सॉरी विलयन ए की सांद्रता अगर ज्यादा है तो इसका परासरण दाब भी ज्यादा रहने वाला है, और विलयन बी की सांद्रता क्योंकि कम है उसका परासरण दाब भी कम रहेगा। अब बात आती है कि यदि मैं किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पदार्थ ए और पदार्थ बी को एक दूसरे से अलग कर देता हूं, विलयन ए और एक विलयन बी को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, क्या अब कणों का अभिगमन होगा? क्या कोई कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर जा सकता है? आपने इसके पहले भी आर्टिकल में पढ़ रखा है, हमेशा कम सांद्रता वाला पार्टिकल या कम सांद्रता जिस विलयन की होती है उसका ही कण गति करके दूसरी ओर जा सकता है। क्योंकि विलयन बी की सांद्रता कम है, अल्प परासरी की सांद्रता कम होती है और अति परासरी विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है। इस फिगर पे भी रिप्रेजेंट है। तो मैं क्या देखता हूं इस विलयन दोनों विलयनों के मध्य में होने वाली परासरण क्रिया पर कि विलयन बी के पार्टिकल अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए कहां आने लगते हैं? विलयन ए पर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कम सांद्रता वाले पार्टिकल अधिक सांद्रता वाले पार्टिकल्स की ओर गति करते हैं, या दूसरे शब्दों में अल्प परासरी विलयन के पार्टिकल अति परासरी विलयन की ओर गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए, तो यह कणों का अभिगमन कितनी देर तक चलने वाला है? आखिर क्या टाइम रहेगा? यह कितनी देर तक कणों का अभिगमन होता रहेगा? तो इस पर भी चर्चा करें तो बेटा यह कणों का अभिगमन लगातार इधर की ओर होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक विलयन ए और विलयन बी दोनों की सांद्रताएं आपस में बराबर नहीं हो जाती। जब विलयन ए और विलयन बी दोनों पदार्थों की सांद्रताएं आपस में बराबर हो जाएंगी, और जिस समय बराबर हो जाएंगी, विलयन में उपस्थित चाहे वो ए का पार्टिकल हो चाहे विलयन बी का पार्टिकल हो, ये दोनों पार्टिकल अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जाना बंद कर देंगे। अच्छा, उसका भी रीजन है, सांद्रताएं बराबर हो जाने पर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जाना बंद क्यों कर देंगे? बेटा क्योंकि अब सांद्रताएं सेम हो गई हैं। ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपरासरी विलयन। और आपने जस्ट 2 मिनट पहले भी पढ़ा था कि अगर दो समपरासरी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया गया होगा तो कोई भी पार्टिकल किसी भी दिशा में गति करने वाला नहीं है।
तो जब इन दो विलयनों की सांद्रताएं एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, कम या ज्यादा होती हैं, तो हमेशा कम सांद्रता वाला विलयन अर्थात अल्प पराशरी विलयन के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए अधिक सांद्रता वाले विलयन अर्थात अति पराशरी वाले विलयन की ओर गति करते रहते हैं, तब तक जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं आपस में समान नहीं हो जाती हैं। जिस समय दोनों विलयनों की सांद्रताएं आपस में समान हो जाती हैं, हम ऐसे विलयनों को कहते हैं समपराशरी विलयन, क्योंकि सांद्रताएं समान होने पर समपराशरी विलयन बन गया। अब कण का अभिगमन की दिशा कोई भी रहने वाली नहीं, अर्थात ना तो अब ए का पार्टिकल बी की ओर जाएगा, ना बी का पार्टिकल ए की ओर जाएगा। तो ये मेरे लिए हो गया समपराशरी, अतिपराशरी, अल्प पराशरी विलयन। तो अब अगर हम इससे आगे चले, समपराशरी, अतिपराशरी, अल्प पराशरी, तो मेरे पास अतिपराशरी और अल्प पराशरी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल मौजूद हैं, कुछ एग्जाम्पल मौजूद हैं, कुछ घटनाएं मौजूद हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि हमेशा अल्प पराशरी का पार्टिकल ही अति पराशरी विलयन की ओर आता है जब दोनों विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। मैं इस चित्र को बना रहने दूंगा ताकि आप इससे देख के समझ जाया करोगे। तो मैं एक बार दोबारा से इस पे थोड़ी सी चीजें बढ़ा देता हूं कि C1 इज ग्रेटर देन या CA इज ग्रेटर देन CB, अर्थात A की सांद्रता ज्यादा है इसलिए अति पराशरी, B की सांद्रता कम है इसलिए अल्प पराशरी। अब मेरे लिए एक आता है क्वेश्चन, जैसे इंटरमीडिएट पे काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कहता है यदि अंगूर को शक्कर या चीनी के सांद्र विलयन में रख दिया जाए, सांद्र विलयन में रख दिया जाए। सांद्र विलयन का मतलब है जिसकी सांद्रता ज्यादा है। सांद्र विलयन में रख दिया जाए तो वह सिकुड़ जाता है। जाता है क्यों? आपको इसका रीजन बताना होता है। आपके आता है क्या आता है कि यदि अंगूर को शक्कर के सांद्र विलयन पर रख दिया जाए, सांद्र विलयन का मतलब है ऐसे विलयन जो ज्यादा गाढ़ा हो, जिसकी सांद्रता ज्यादा हो, ऐसे शक्कर के घोल में रख दिया जाए तो बोलता है, कहता है वो अंगूर जो होता है वो सिकुड़ जाता है क्यों? आप घरों में भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और उसके लिए आपको थोड़ी सी चीनी चाहिए होगी, वाटर, जल सभी जगह मिल जाता है, अंगूर चाहिए होगा। करना क्या है आपको? आपको सबसे पहले एक बर्तन ले लेना है। अगर आप कांच का बर्तन लेते हो ज्यादा बेटर होता है, आप ट्रांसपेरेंट कांच होता है, आप इस आसानी से अंदर या बाहर के ऑब्जेक्ट को खूब आसानी से देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे शक्कर के सांद्र विलयन को लेना है। मैंने यहां पर एक शक्कर का सॉल्यूशन भर रखा है इस पूरे पात्र में, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है शक्कर का यह सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? गाढ़ा होना चाहिए, इसकी सांद्रता ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं शक्कर के विलयन की सांद्रता, जो विलयन भरा हुआ है, इसकी सांद्रता कैसी रहने वाली है? ज्यादा। सांद्रता इसकी कैसी होगी? अधिक। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको इसमें मैं अंगूर को डुबा देता हूं। मैंने एक अंगूर लिया और इस पर अंगूर को डुबा दिया। अब अंगूर को डुबा दिया तो बेटा आप इस बात को समझते हो, अंगूर के अंदर भी एक सॉल्यूशन भरा रहता है। आपको ध्यान क्या रखता है कि जो अंगूर के अंदर सॉल्यूशन भरा है, जो विलयन भरा है, शक्कर का घोल उससे ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, उससे अधिक सांद्र होना चाहिए, तो ही यह प्रोसेस हो पाएगा, तो ही अंगूर सिकुड़ सकता है, अन्यथा नहीं। तो मैंने अंदर से भरे सॉल्यूशन से ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बाहर रखा, शक्कर की काफी अमाउंट रखी। अभी मैं क्या सोचता हूं, अगर अंगूर के अंदर भी भरा द्रव कम गाढ़ा है या उसकी सांद्रता कम है, क्योंकि अंदर भरे द्रव की सांद्रता कम है, अंदर भरे द्रव को हम कह सकते हैं यह अल्प पराशरी विलयन है। अल्प
परासरी विलयन। मैं ऐसा इसको बता सकता हूं क्योंकि अंदर अंगूर के अंदर जो सॉल्यूशन बना है उसकी सांद्रता कम है, अल्प परासरी विलयन। मैंने जो बाहर शक्कर का सॉल्यूशन बनाकर रखा है उसकी सांद्रता अधिक है, क्योंकि सांद्रता अधिक है शुगर सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं, अति परासरी विलयन। अब सर जी आपने अल्प परासरी सॉल्यूशन ले लिया अंगूर के अंदर, अति परासरी सॉल्यूशन ले लिया शुगर सॉल्यूशन, और बेटा आपने देखो अंगूर पर एक कवर लगा रहता है, एक पतला सा कवर, एक थिन लेयर होती है अंगूर की बाहर की ओर, यह कार्य करती है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, झिल्ली के तरह। तो अल्प परासरी सॉल्यूशन हो गया, अति परासरी सॉल्यूशन हो गया, और वो जो अंगूर का कवर है वो हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। अभी आप सोचो पूरी अगर देखा जाए तो परासरण क्रिया बन के तैयार हो गई। अर्धपारगम्य झिल्ली भी है अंगूर की लेयर के फॉर्म में, अल्प परासरी विलयन भी है अंगूर के अंदर का लिक्विड द्रव, और अति परासरी विलयन है बाहर शुगर सॉल्यूशन। अभी अगर ऐसी सिचुएशन पे मैं चेक करता हूं तो आपने अल्प परासरी और अति परासरी विलयन को पढ़ा है अच्छी ढंग से, आप खुद इस बात को समझ गए होंगे। अब वाटर पार्टिकल या सॉल्यूशंस के पार्टिकल का अभिगमन किस दिशा में होगा, अंगूर के अंदर से बाहर की ओर या अंगूर के बाहर से शुगर सॉल्यूशन के पार्टिकल अंगूर के अंदर आने वाले हैं। तो मेरा यह जवाब है क्योंकि अल्प परासरी विलयन अंदर है और बाहर का विलयन कैसा है, अति परासरी, इसलिए हमेशा यह निर्धारित रहने वाला है कि अल्प परासरी विलयन का पार्टिकल ही कहां आता था, अति परासरी। तो आज भी अंगूर के अंदर जो अल्प परासरी विलयन है इसके पार्टिकल कहां जाना चालू कर देंगे, बाहर। अगर अंगूर के अंदर भरे लिक्विड के पार्टिकल बाहर जाना प्रारंभ कर देते हैं, आप खुद इस बात को समझोगे कि अंगूर के अंदर जो लिक्विड है, जो द्रव भरा है, जो सॉल्यूशन भरा है, वो धीरे धीरे कहां चला गया, बाहर। तो अंगूर के अंदर द्रव की क्या हो गई, कमी, और जब अंगूर के अंदर द्रव कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो अंगूर के अंदर द्रव की कमी हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। हम आसानी से इसको बता सकते हैं कि यदि अंगूर को शक्कर के सांद्र सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो अंगूर के अंदर भरा द्रव काहे का कार्य करता है, अल्प परासरी विलयन का कार्य करता है, और उसके चारों ओर भरा द्रव जो शक्कर का सॉल्यूशन भरा है यह अति परासरी विलयन का कार्य करता है, जबकि अंगूर का जो छिलका है, जो लेयर है बाहरी, यह कार्य करती है अर्धपारगम्य झिल्ली का। हम सभी जानते हैं कि परासरण क्रिया के दौरान अल्प परासरी विलयन के पार्टिकल अति परासरी विलयन में जाना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए अंगूर के अंदर भरे द्रव के जितने भी पार्टिकल होंगे वो धीरे धीरे कहां जाने लगेंगे, अंगूर की लेयर को पार करके बाहर शुगर सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। जब वो पार्टिकल शुगर सॉल्यूशन में जाएंगे, धीरे धीरे अंगूर के अंदर वाटर पार्टिकल या सॉल्यूशन पार्टिकल की कमी आ जाएगी और अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ध्यान भी रखना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अल्प परासरी अति परासरी के विषय में थोड़ी सी चीजें चेक कर लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हालांकि इसके अलावा भी मेरे यहां एक क्वेश्चन और आता है जो अल्प परासरी और अति परासरी विलयन से ही रिलेटेड है। उस अल्प परासरी विलयन और अति परासरी विलयन को भी या उस आर्टिकल को भी पढ़ना जरूरी है जो अल्प परासरी और अति परासरी विलयन से रिलेटेड है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। मैं दूसरा लिखता हूं कि दूसरा क्या ऐसा एग्जाम्पल है जो हमारे दैनिक जीवन में भी है और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी काफी आता है। तो मैं उस दूसरी घटना की ओर चलता हूं कि वो दूसरी घटना क्या है। तो मैं दूसरी घटना को लिखता हूं, मेरे लिए एक और क्वेश्चन आ जाता है, कहता है यदि किशमिश को, किशमिश सभी जानते हो सूखा मेवा है, यदि किशमिश को NaCl के सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, के तन विलयन में रख दिया जाए, के तन विलयन में रख दिया जाए तो वह
फूल जाता है, फूल जाता है। पिछली बार था तो अंगूर सिकुड़ गया था, इस बार जो है हमारा आर्टिकल उस पे क्या है कि किशमिश फूल गया है। अब इसको भी चेक करते हैं आखिर ये आर्टिकल लगेगा कैसे। तो मैंने इसके लिए भी वही सेम प्रोसीजर कर रखा है। मैंने एक पात्र लिया है जो कांच का है। कांच का पात्र इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि मुझे आर पार दिखता है और मैं आसानी से घटना को देख सकता हूं। मैं बाहर से ही घटना को आसानी से पहचान जाऊंगा कि जो प्रोसेस है वो किस टर्म में हो रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले किशमिश को लूंगा और NaCl के तन विलयन पे डाल दूंगा। तो मैंने NaCl का तन विलयन कैसे बनाना है, हमें नमक की एक छोटी मात्रा को लेना है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट को वाटर की एक हाई अमाउंट के साथ डिसॉल्व कर देना है, घोल देना है। मैं नमक को लेने वाला हूं और मैंने जल को ज्यादा ले रखा है और ज्यादा जल के अमाउंट में नमक की कम अमाउंट को डालकर एक सॉल्यूशन बना दिया है पात्र में, और मैंने पात्र में इसको काफी ऊंचाई तक भर रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं किशमिश के एक या कई टुकड़ों को लाकर उसमें डाल दूंगा। ध्यान रखने वाली बात है, एक्सपेरिमेंट के लिए एक टुकड़ा ही बहुत है, बहुत ज्यादा टुकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही किशमिश अगर आपके पास है वह एक्सपेरिमेंट को पूरा करके दिखा देगा। लेकिन ऐसा भी मान सकते हैं आप कि एक किशमिश लिया था धोखे से फूल गया, तो आप उसकी जगह पर अन्य भी और भी किशमिश ले सकते हो। मैं एक को करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारी अगर किशमिश का फिगर बनाऊंगा तो ये फिर मेरे लिए कठिन होने वाला है, आप समझ नहीं पाओगे। तो मैंने एक किशमिश केवल लिया। किशमिश पहले कैसा है, सिकुड़ा रहता है, चारों ओर से आपने देखा है। अब मैं इसकी कुछ समय बाद इसकी सिचुएशन बनाता हूं कि आखिर कुछ समय बाद ये हो कैसा गया। सॉल्यूशन अभी भी भरा है। मैं सबसे पहले इस बात को चेक करूंगा कि इसमें से अल्प पराशरी कौन सा रहेगा, अति पराशरी क्या रहेगा और अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य कौन करेगा। क्योंकि जब तक मुझे इन चीजों के विषय में नहीं पता है, हम ये नहीं बता पाएंगे कि विलयन में उपस्थित कौन से विलयन का पार्टिकल कहां की ओर जाने वाला है परासरण क्रिया के दौरान। तो मैं इसको देखने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है NaCl का तन विलयन। तन विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें से विलय की सांद्रता बहुत ही कम होती है। विलय बिल्कुल ना के बराबर बहुत कम अमाउंट में पड़ा होता है, हम तन विलयन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो तन विलयन की सांद्रता कम होती है। क्योंकि तन विलयन की सांद्रता कम होती है, मैं नमक के तन विलयन NaCl का जो सॉल्यूशन लिया गया है, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, नमक को जल में घोल के जो सॉल्यूशन बनाया गया है, इट इज वेरी डाइल्यूट। ये बहुत तनु है। तनु का मतलब इसकी सांद्रता बहुत कम है। क्योंकि सांद्रता अपेक्षाकृत बहुत कम है, हम इसको कह सकते हैं अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन। सांद्रता कम वाले को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। और आपने इस बात को भी चेक किया होगा कि किशमिश के जो अंदर का सब्सटेंस होता है, किशमिश के अंदर का जो पदार्थ होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। आप कभी किशमिश को तोड़ के अंदर देखिएगा, काफी गाढ़ा सॉल्यूशन भरा होता है, काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। ऐसा गाढ़ा होता है कुछ कम, लगभग पेस्ट जैसा लगता है। और पेस्ट को मैंने देखा है ये काफी गाढ़ा सॉल्यूशन रहता है। तो किशमिश के अंदर क्योंकि सॉल्यूशन काफी गाढ़ा है, मैं इसको कह सकता हूं इसकी सांद्रता ज्यादा है। क्योंकि सांद्रता ज्यादा है, हम ये कहने वाले हैं किशमिश के अंदर अति पराशरी विलयन होता है। अति पराशरी विलयन होता है। देखिए यहां अति पराशरी और अल्प पराशरी को अब इस बार कंपेयर हुआ है। किशमिश के अंदर भरे सॉल्यूशन को नमक के सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया गया है। क्योंकि कंपेयर किया गया है इसलिए हमने अति पराशरी और अल्प पराशरी बोला है। अगर मुझे केवल एक सॉल्यूशन दे देता, मैं ना तो अल्प पराशरी बोलता उसको, ना अति पराशरी बोलता। अगर आपको दो सॉल्यूशन मिलते हैं तो ही आप अति पराशरी और अल्प पराशरी बोल सकते हैं। अब ये आसान सी चीज है। अति पराशरी विलयन भरा है किशमिश के अंदर और अल्प पराशरी विलयन भरा हुआ है किशमिश के बाहर। और आप इस बात को भी चेक कर सकते हो, किशमिश पर एक लेयर लगी होती है, एक परत होती है किशमिश की अपनी। किशमिश की अपनी वो जो परत होती है वो कार्य करती है अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह।
क्योंकि आप भी कह रहे थे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ की एक पतली परत। तो ये तकरीबन सॉलिड एक पतली लेयर होती है जो किशमिश के चारों ओर चढ़ी रहती है, वो कार्य करती है अर्धपारगम्य झिल्ली का। अगर किशमिश की लेयर अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है तो लेयर के अंदर कौन है, अतिपराशरी विलयन, लेयर के बाहर कौन है, अल्पपराशरी विलयन। तो इस बार अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अतिपराशरी विलयन और अल्पपराशरी विलयन को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया है। अगर अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन को पृथक किया गया है तो दोनों के मध्य में परासरण क्रिया होनी चाहिए। और परासरण क्रियाएं क्यों होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं डिफरेंट हैं। तो होगा क्या, दोनों की सांद्रताएं डिफरेंट होने पर परासरण क्रिया होगी। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है चीज है कि परासरण क्रिया के दौरान कौन सा पार्टिकल किधर की ओर जाने वाला है। तो आपने पढ़ रखा है हमेशा अगर परासरण क्रिया किन्हीं दो विलयनों के बीच में होती है, अल्प पराशरी विलयन का पार्टिकल अति पराशरी विलयन की ओर जाता है, क्योंकि नमक का सॉल्यूशन अल्प पराशरी है, अंदर का विलयन अति पराशरी है। नमक का सॉल्यूशन जो होगा, वो जो साल्ट सॉल्यूशन होगा, वो धीरे धीरे अंगूर की इस परत को, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए अंगूर के कहां चला जाएगा, अंदर। अभी सोचो अंगूर के अंदर चला जाएगा तो अंगूर के अंदर जाने पर पार्टिकल जैसे जैसे धीरे धीरे सॉल्ट सॉल्यूशन के पार्टिकल अंगूर के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे, अंदर लिक्विड पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी या अंदर अणुओं की संख्या क्या होने लगेगी, बढ़ने लगी। जैसे ही अणुओं की संख्या अंदर बढ़ने लगेगी, किशमिश क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वो फूलना स्टार्ट कर देगी। और आपको कुछ घंटों में इस इफेक्ट को देखने को मिलेगा कि किशमिश पूरी तरीके से फूल चुकी है। क्यों, क्योंकि बाहर का अल्प पराशरी सॉल्यूशन जो है वो अंदर के अति पराशरी सॉल्यूशन में जाने लगा है। इस प्रकार से हमारी किशमिश फूल जाती है। मुझे उम्मीद है इस बात की कि आप इस चीज को आसानी से समझ पाए होंगे। अब अगर हम आगे बात करें तो मेरे पास एक छोटा सा आर्टिकल और बचता है जिसको मैं पढ़ लेता हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आप समझ गए होंगे कि क्यों फूल जाती है। आप इसका रीजन लिख सकते हैं आसानी से कि क्योंकि किशमिश के अंदर का भरा द्रव अति पराशरी विलयन और बाहर का नमक सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन अल्प पराशरी विलयन होता है। किशमिश का जो आवरण होता है, जो कवर होता है, वो कार्य करता है अर्धपारगम्य झिल्ली का। अतः अल्पपराशरी विलयन के पार्टिकल या नमक सॉल्यूशन के पार्टिकल धीरे धीरे किशमिश के अंदर जाने लगते हैं। किशमिश के अंदर अणुओं की संख्या बढ़ती है, सॉल्यूशन के अणुओं की संख्या बढ़ती है, जिससे किशमिश फूल जाती है। अब मेरे लिए एक और चीज छोटी सी है, मैं उसको भी यहां पर देख लेता हूं। क्या है मेरे लिए एक और आर्टिकल, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म बोलता है अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। तो बेटा बड़ा आसान सा चीज है अणुसंख्य गुणधर्म। मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं, अणुसंख्य, अणुओं की संख्या पर डिपेंड होने वाले गुण, वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर किए जाते हैं या वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर होते हैं, ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बहुत आसान सी चीज है। मैं दूसरे शब्दों में ऐसा भी बता सकता हूं, अगर अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं तो अणुओं की संख्या ज्यादा होने पर सांद्रता भी तो ज्यादा होती है, तो सांद्रता पर भी डिपेंड करेगी। या मैं इसको ऐसे भी पढ़ता हूं, अगर कोई मुझसे कहता है अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, किसी भी विलयन के वे गुण जो उस विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। अब बात आती है कि अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे भी गुण पता होने चाहिए जिससे मैं आसानी से पहचान सकूं कि यह अणुसंख्य गुणधर्म है या नहीं है। आखिर कैसे यह अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, कैसे अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, मैं इस चीज को चेक करके आपको बताता हूं। बड़ा आसान सी चीज है। मैंने इसके पहले अणुसंख्य गुणधर्म एक पढ़ रखा है। एक अणुसंख्य गुणधर्म मेरे लिए है परासरण दाब। परासरण दाब भी एक ऐसा गुण है जो अणुसंख्य गुणधर्म है, अर्थात अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको लगने वाला है। हमने दो पात्र ले रखे हैं। मैंने ये फिगर बहुत बार बना रखा है, हमेशा जरूरत पड़ती रहती है इसकी। और मैंने दोनों पात्रों में 1 लीटर जल को लिया है। इसमें भी मैंने 1 लीटर जल को लिया है। अब अगर दोनों में 1 लीटर जल को लिया है तो आप ये समझ सकते हो कि अणुओं की संख्या आपस में कैसी है, सेम। अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर
चीनी के 10,000 अणुओं को घोला है और मैंने यहां चीनी के केवल 100 अणुओं को घोला है। अभी ध्यान देने वाली बात है, अणुओं की संख्या 100, अणुओं की संख्या 10,000। विलायक पदार्थ की मात्रा सेम थी, लेकिन जब मैंने चीनी को डालना स्टार्ट किया, 100 पार्टिकल्स को या 100 अणुओं को डाला इस पे और 10,000 अणुओं को डाला मैंने इस वाले विलयन पर। अभी आप सोचने वाले हैं, अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर चीनी के केवल 100 पार्टिकल वहां हैं तो वहां चीनी के सॉल्यूशन की सांद्रता कैसी होगी? कम। अगर वहां चीनी के सॉल्यूशन की सांद्रता कम होगी, सांद्रता का मतलब C, और सांद्रता अगर कम होगी तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पाई बराबर CH/T। अगर सांद्रता कम है तो बेटा सांद्रता के कम होने पर पराशरण दाब भी कैसा होगा? कम। नेचर दोनों का सेम। अगर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता है, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता है। विद्युत का चालन नहीं कर सकता, विद्युत का चालन नहीं कर सकता, दोनों। अगर ये वेपर कम डाल बनाता है चीनी के अणुओं के डाल देने पर, तो ये भी वेपर कम बनाएगा चीनी के अणुओं को डाल देने पर। अगर ये जितना हीट का चालक होगा, लगभग उतना ही हीट का चालक ये भी होगा ऊष्मा का। दोनों की प्रॉपर्टी में भी ये भी मिठास करेगा, ये भी कम ज्यादा करेगा, लेकिन दोनों मिठास उत्पन्न करेंगे। तो मैं क्या देखता हूं इस चीज को, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है सेम चली जाती जा रही है। लेकिन मैं अगर चेक करता हूं कि सांद्रता किसकी ज्यादा है, तो 10,000 अणु 1 लीटर में घुले या बहुत सारे अणु 1 लीटर में घुले, सांद्रता ज्यादा। यहां 100 अणु केवल जल में घुले हैं, यहां सांद्रता कम। और क्योंकि सांद्रता कम, इसका पराशरण दाब भी कैसा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैंने फार्मूला पर रखा है, पराशरण दाब सांद्रता पर डिपेंड करता है। चार्ल्स वॉन्ट हाफ का नियम था, जो पराशरण दाब होता है वो सांद्रता या आयतन के सांद्रता के समानुपाती, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्योंकि यहां सांद्रता कम है, पराशरण दाब का मान कैसा हो जाएगा? कम। या अणुओं की संख्या ज्यादा, सांद्रता ज्यादा। अगर सांद्रता अधिक तो इस रूल के हिसाब से पराशरण दाब का मान भी कम, ज्यादा। तो मैं पहले वाले विलयन का पराशरण दाब पाई1 ज्यादा होगा और दूसरे वाले विलयन का पराशरण दाब पाई2 कम होगा। तो पराशरण दाब किस पर डिपेंड कर रहा है? अणुओं की संख्या पर, क्योंकि अणुओं की संख्या ही सांद्रता को चेंज कर रही है। पराशरण दाब का मान अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, इसलिए पराशरण दाब एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है। जो भी गुण पदार्थ के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करने लगता है, हम उसको अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म को पहचान लेना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो पराशरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्य गुणधर्म होता है, हिमांक में अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म होता है, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी अणुसंख्य गुणधर्म होता है। ये जितने भी आर्टिकल हैं हमको इसके बाद पढ़ने हैं। केवल पराशरण एक ऐसा आर्टिकल था जिसको हमने पहले पढ़ रखा है। अब मैं एक चीज को और चेक करूंगा कि कौन सा गुण अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इस बात को भी चेक करूंगा कि कौन सा गुण हमें अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता, अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि अणुओं की संख्या पर डिपेंड होने वाला एक गुण तो मैंने देख लिया कि मैंने अणुओं की संख्या जैसे बढ़ाई पराशरण दाब बढ़ गया, अर्थात अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता था। यह हो गया अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, अणुओं के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उनकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है। अब मैं एक बात चेक करूंगा कि अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, पढ़ लिया। अब अणुओं के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज को पढ़ना है। तो मैं इसको इधर पढ़ूंगा। कैसा पढ़ूंगा कि मेरे पास फिर से बेटा 2 सॉल्यूशन है, मैंने दोनों में 1 लीटर विलायक 1 लीटर विलायक ले रखा है। अब मैंने यहां चीनी या शक्कर का ले लिया है और मैंने यहां ले लिया है नमक। नमक का मतलब है NaCl और यहां चीनी का मतलब C12H22O11। अब मैं दोनों पर अणुओं की संख्या समान रूप से मिलाऊंगा। मैंने यहां भी 1000 अणुओं को मिलाया और मैंने यहां भी नमक के 1000 अणुओं को मिलाया। अभी ध्यान देने वाली बात है, अब अणुओं की संख्या सेम है। क्योंकि अणुओं की संख्या सेम है, अब चेंज हम बताएंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म तो इसके सेम होंगे, लेकिन इसका नेचर अलग अलग हो जाएगा। कैसे नेचर अलग हो जाएगा?
शक्कर का सॉल्यूशन जो बन के तैयार होगा ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से फ्लो होने देने वाला नहीं है। लेकिन जो नमक का सॉल्यूशन होगा ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। क्यों? क्योंकि नमक जो है वो बहुत ही जल्द जल में घुलते हुए अपने आयंस में ब्रेक हो सकता है। क्योंकि आयन में ब्रेक हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। शुगर सॉल्यूशन न आयन में ब्रेक नहीं होने वाला है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेगा। मैं क्या देखता हूं, अणुओं की संख्या समान होने पर भी यह विद्युत का सुचालक हो गया और यह विद्युत का कुचालक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें अणुओं का नेचर दूसरा था, NaCl के अणु थे, और इसमें अणुओं का नेचर दूसरा था। सेम अमाउंट में डाले गए थे लेकिन नेचर अलग है। तो मैं दूसरे शब्दों में अगर पढ़ना चाहूं कि अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है, तो अणुसंघ गुणधर्म वे गुण होते हैं जो अणुओं की संख्या पर तो निर्भर करते हैं लेकिन अणुओं के नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो अणुसंघ गुणधर्म किसी भी पदार्थ के वे गुण होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं परंतु अणुओं के नेचर पर डिपेंड नहीं करते। इस बार संख्या बराबर थी लेकिन नेचर सेम नहीं था। तो मैं कहूंगा ये अणुसंघ के गुणधर्म, अगर मैं बात करूंगा तो आप बताओगे कि ये नेचर पर डिपेंड ही नहीं करता अणुसंघ गुणधर्म, वो केवल अणुओं की काय पर डिपेंड करता है, संख्या पर। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। मेरे लिए जो नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ाई का सब्जेक्ट है वो राउल्ट का नियम होगा, और वो भी राउल्ट का नियम तब जब कोई अवाष्पशील विलय युक्त विलयन लिया गया होगा। मैंने वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ लिया है, लेकिन अब मेरे लिए राउल्ट का वो नियम पढ़ना है जो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए लागू होता है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा और पढ़िए। आज हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।